आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने जो पिछली क्लास ली थी तो हमने उसमें क्या देखा था, हमने उसमें अर्थ का रोटेशन देखा था और अर्थ के रोटेशन से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समझा था, है ना। तो ऐसे ही इस क्लास में हम अर्थ की रिवॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। देखिए अर्थ की रिवॉल्यूशन यानी कि पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रही थी उसको हमने रोटेशन नाम दिया था, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। अर्थ जो सूर्य के सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ पर, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए सूर्य है और ये अर्थ है। अर्थ जब सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाएगी तो ये कितने समय में कंप्लीट करती है बेटा, ये कंप्लीट करती है 365 दिन और 6 घंटे में। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, वैसे एक्यूरेट टाइम ड्यूरेशन देखें तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट होती है। लेकिन इसी को अगर हम राउंड फिगर में देखें तो ये 365 दिन और 6 घंटे हम इसको कह सकते हैं। तो यही जो 6 घंटे होते हैं, यही 6 घंटे 4 साल में मिलकर के क्या बना लेते हैं, 24 घंटे, यानी कि एक नया दिन, एक एक्स्ट्रा दिन बना लेते हैं। अब इसी 365 दिन में हर 4 साल में क्या होता है, एक नया दिन जोड़ दिया जाता है। तो हर चौथे साल जो हमारा साल होता है वो 366 दिन का होता है। और फरवरी में मोस्टली कितने दिन होते हैं, 28 दिन। लेकिन जब यही जो एक दिन जुड़ता जाता है, यही जो 6 घंटे जुड़ करके चौथे साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाते हैं, तो क्या होता है, फरवरी में हम एक एक्स्ट्रा दिन ऐड कर देते हैं और फरवरी हमारी कितनी बन जाती है, 29 डेज की। और जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, उसी साल एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 366 दिन होते हैं। क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है इसीलिए इस साल को हम क्या कह देते हैं, इसको हम लीप वर्ष कह देते हैं। लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष का नाम इसको दे दिया जाता है। ठीक है, लीप वर्ष या अधिवर्ष का नाम दे दिया जाता है। तो आज बात समझ में आप लोगों को, सन के चारों तरफ जब पृथ्वी गति करती है तो ये अपनी जो एक रिवॉल्यूशन है उसको कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। यही 6 घंटे 4 साल बाद क्या होते हैं, एक नया दिन बना लेते हैं। और यही एक नया दिन जब वर्ष में जुड़ता है तो हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष बन जाता है। देखिए जब हम लोग छोटे थे ना तो बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन बच्चों को ट्रिक करने के लिए पूछा जाता था कि एक लड़का है, वो क्या करता है, वो हर बर्थडे पर अपनी गुल्लक में एक सिक्का डालता है और जब वो बड़ा हो गया तो उसने गुल्लक खोली, उस गुल्लक में से केवल 4-5 सिक्के निकले। तो बताओ उसकी एज कितनी है। तो हमें तब इसलिए भी था कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो तब हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो क्या था, वो उसका बर्थडे, उसने क्वेश्चन में था कि वो हर बर्थडे पर एक सिक्का डालता था, मतलब हर 29 फेब को उसका बर्थडे आता था और हर वो 29 फेब को एक सिक्का डालता था, मतलब वो 4 साल बाद एक सिक्का डालता था। तो अब 5 सिक्के निकले, मतलब कि वो 20 साल का है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमसे जो है ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाया करते थे। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया कि रिवॉल्यूशन कितने समय में करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो अर्थ रिवॉल्यूशन करती है इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। करती है तो करने दो, लेकिन इससे कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं। क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सबसे पहली बात, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है उसकी वजह से दिन और रात की अवधि में अंतर आ जाता है। 3 चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे हमने रोटेशन में पढ़ा था, रोटेशन करके उसकी वजह से 3 बातें होंगी। ऐसे ही जो रिवॉल्यूशन करके उसकी वजह से 3 बातें होंगी। क्या होगा, दिन और रात की अवधि में अंतर आ जाएगा। कैसे, अब मैं बताती हूँ। रात की अवधि में अंतर, देखिए आप लोग जब देखते हैं सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे से होते हैं। जबकि गर्मियों में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, गर्मियों में दिन इतने लंबे हो जाते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट मोबाइल ना हो तो दिन ही नहीं कटेगा, है ना, और रातें छोटी हो जाती हैं। तो ऐसे ही दिन और रात की अवधि में, दिन और रात के टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। ये किस वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। दूसरा नंबर क्या हमें प्रूव करना है, ये सब हम प्रूव करते जाएंगे एक एक करके, जैसे हमने रोटेशन में किया था। दूसरे नंबर पे जो सन के चारों तरफ वो अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है, इसकी वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा, ऋतु परिवर्तन, सीजन बदलते हैं। सामान्यतः एक साल में कितनी ऋतुएं होती हैं, सामान्यतः हम देखते हैं एक साल में हमारे पास 4 ऋतुएं, 4 सीजन होते हैं। कौन कौन से, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। तो ये मौसम क्यों बदलते हैं, कैसे ये मौसम
अलग अलग आते रहते हैं, है ना। ये हम देखेंगे रिवॉल्यूशन से। नंबर 3 पे हमें अप्रूव करना है उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। जैसे आपने चंद्रमा और पृथ्वी को जब पढ़ा था तो आपने देखा था जब चंद्रमा पास आता था और दूर जाता था तो उपभू और अपभू बनता था। ऐसे ही उपसौर और अपसौर को पढ़ेंगे और इससे क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 बातें होंगी रिवॉल्यूशन करने की वजह से। हम इन 3 बातों को एक एक करके समझेंगे। देखिए देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है। अर्थ जो है इसका एक इलिप्टिकल पाथ पर इसका क्या कर रही है, एक चक्कर लगा रही है, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेंगे कि उपसौर अपसौर कैसे होता है। देखिए क्योंकि ये पाथ इलिप्टिकल है, पूरा गोल वृत्ताकार नहीं है, नहीं तो हमेशा इसकी दूरी एक समान होती, एक जैसी होती, एक बराबर होती। लेकिन क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगा रही है तो कभी पृथ्वी जो है वो सूर्य के पास आ जाएगी और कभी सूर्य से दूर चली जाएगी। यही दूरी, ये डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस वैसे सामान्यतः औसतन देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे। कितने दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन हम क्या देखते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, वैसे तो सामान्यतः पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या होता है, जब पृथ्वी इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हुए पास में आ जाती है तो इसकी दूरी 14.78 के समथिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति को जब ये करोड़ किलोमीटर, इसके है 14.78 करोड़ किलोमीटर, जब ये दूरी पास हो जाती है, करीब हो जाती है, तो इसी को हम कौन सी स्थिति कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा उपसौर, यानी कि एपीहीलियन। जब पृथ्वी पास आ जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं उपसौर। और जब इनके बीच की दूरी बढ़ जाए तो ये लगभग कितनी हो जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। जब ये दूरी बढ़ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपसौर, है ना। यानी कि पृथ्वी सूर्य से दूर चली गई तो अपसौर और पास आ गई तो उपसौर। अच्छा, इससे होता क्या है, कब होती है ये घटना। देखिए ये जो उपसौर की घटना होती है ये होती है 3 जनवरी के दिन, 3rd of जनवरी को ये घटना होती है, उपसौर की घटना। और जो अपसौर की घटना होती है ये होती है 4th of जुलाई। कब होती है ये, 4th of जुलाई, 6 मंथ और 1 डे, ठीक, के बाद 6 महीने और 1 दिन बाद, यानी कि 4 जुलाई को ये घटना होती है अपसौर की। अब देखिए अगर यही घटना उल्टी हो रही होती तो क्या होता। देखिए 3 जनवरी को अगर उपसौर की स्थिति बनती है मतलब सूर्य हमसे बहुत पास में है, यानी कि हमें सर्दी से बचा रहा है। जब सूर्य पास आएगा तो क्या देगा, ज्यादा उष्मा प्रकाश ऊर्जा देगा, है ना। तो 3 जनवरी को हमें उष्मा की जरूरत है या नहीं, हाँ है, क्योंकि तब क्या है, तब हमारे गोलार्ध पर सर्दी का मौसम है, हमारे देश में सर्दी का मौसम है। तो अगर यहाँ पर सर्दी का मौसम है और सूर्य पास में है तो मतलब क्या दे रहा है, हमें ज्यादा उष्मा दे रहा है। और 4 जुलाई के समय क्या, कौन सा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। और उस समय अपसौर की स्थिति होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जो भी हमारे लिए फेवरेबल है। अगर सोचो कि यही घटना उल्टी हो रही होती, जुलाई के महीने में अगर सूर्य पास आ गया होता तो क्या होता, जल भुन जाते हम लोग। और अगर सूर्य दूर चला गया होता सर्दी के महीने में तो क्या हो रहा होता, तो हमारी कुल्फी जम जाती ठंड से, है ना। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि उपसौर और अपसौर की घटनाएं कैसे होती हैं। और उपसौर और अपसौर की घटना होने से हमें रिलीफ मिलता है तब, अगर पृथ्वी हमारे बहुत करीब है तो हमें ज़्यादा उष्मा मिलेगी, और पृथ्वी हमसे बहुत दूर है तो हमें कम उष्मा मिलेगी, यानी गर्मी से हमारी रक्षा होगी, गर्मी से हम बच पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा उपसौर अपसौर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब 3rd नंबर प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे ऋतुएं बदलती हैं, किस तरह से सीजन में चेंज आता है। देखिए अब ये सन है, ठीक है, और पृथ्वी हमारी इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ हो गया। इस इलिप्टिकल पाथ पे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष गति करने से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 21 मार्च के दिन को, ठीक है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 21 मार्च के दिन को। मान लीजिए 21 मार्च को हमारे सूर्य की स्थिति, हमारी पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष कैसी है, इस तरह से है, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है
वो कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि सीधी तो है नहीं, सीधी होती तो हम इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ करते, है ना। अब ये झुकी हुई है तो कुछ इस तरह से इसकी स्थिति होगी। अब देखिए ये कौन सा दिन है, हमने ले लिया इसको 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को हमारी पृथ्वी की कुछ इस तरह की स्थिति है। अब क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं, सन है ये हमारा, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहाँ पड़ेगी, वो विषुवत रेखा के पास पड़ेगी, है ना। विषुवत रेखा पर सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, 21 मार्च के दिन विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और विषुवत रेखा पर पड़ने की वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विषुव, यानी कि इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। जिस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त पर पड़ती है, इसी घटना को हम विषुव यानी कि इक्विनॉक्स कहते हैं। इस दिन हम संपूर्ण पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा ऊपर है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे है, तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, यहाँ पर होगी बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु होगी, यहाँ पर बसंत ऋतु होगी। जबकि इसका उल्टा ले लो, दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ है, यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा कम मिलेगी और कम मिलने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शरद ऋतु होगी, सर्दी होगी, है ना। और हमारा उत्तरी गोलार्ध पर तो प्रकाश मिल रहा है, लेकिन जब सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री के बाद नहीं 66.5 डिग्री के बाद सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, ना यहाँ और ना यहाँ। लेकिन ये हिस्सा नीचे की तरफ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगा, रात होगी, यानी कि हर समय इस टाइम पे इस टाइम ड्यूरेशन में उत्तरी गोलार्ध में तो दिन होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, रात होगी। अब देखें, इस दिन से क्या होने लगेगा, पृथ्वी जो हमारी है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, है ना। तो जब अर्थ हमारी मूव करेगी तो हम देखते हैं, लगभग हम देख लेते हैं 21 जून के 21 जून की अवधि को देखते हैं हम। 21 जून पे क्या होगा, 21 जून को हमारी अर्थ कहीं यहाँ कहीं आ जाएगी, है ना, घूमते हुए यहाँ से, क्योंकि वेस्टवर्ड डायरेक्शन, वेस्टवर्ड मूव करती है, वेस्टवर्ड नॉर्थवर्ड मूव करेगी और यहाँ आ जाएगी। तो क्या होगा, पृथ्वी हमारी इस तरह टिल्टेड है तो ऐसी दिखेगी हमें, है ना। तो इस दिन क्या होगा, जो सन की रेज है वो 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी, तो कर्क रेखा पर पड़ने की वजह से जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ये क्या करेगा, ये ज्यादा ऊष्मा और ज्यादा हीट को लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो गर्मी का सीजन है वो शुरू हो जाएगा, गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। इसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी 21 जून के दिन को हम लोग ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो है सीधे कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। क्योंकि अधिकतम जो सूर्य की हीट है वो कौन ले रहा है, उत्तरी गोलार्ध ले रहा है, दक्षिणी गोलार्ध पर कम पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब भयंकर ठंड होगी, भीषण सर्दी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगी, है ना। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात, कैसे किस तरह से अर्थ मोशन कर रही है। अब देखिए, यही मोशन करते हुए अब हम स्थिति देख लेते हैं 23 सितंबर की, ठीक है। 22 सितंबर कह लो या 23 सितंबर। देखिए 22 सितंबर को हमारी अर्थ जो है यहाँ आ गई। अब यहाँ आने की वजह से क्या हुआ, इस तरह से टिल्टेड है हमारी अर्थ, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे जो सूर्य की किरणें हैं वो फिर से कहाँ पड़ने लगी, वो फिर से अर्थ ऐसे झुकी हुई है ना, तो वो फिर से कहाँ पड़ने लगी, हमारी इक्वेटर पर पड़ने लगी। क्योंकि ये अर्थ की किरणें फिर से अभी स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा ऐसे दब गया है ना फिगर। अगर अर्थ फिर से इक्वेटर पर पड़ेंगी तो फिर से क्या होगा, फिर से दूसरा इक्विनॉक्स होगा। जैसे यहाँ हुआ था ऐसे ही सेम टू सेम पोजीशन में यहाँ पर फिर से इक्विनॉक्स होगा, यानी कि फिर से विषुवत वृत्त पर, देखिए ऐसे घूम रही थी ना अर्थ, यहाँ विषुवत वृत्त पर पड़ी, यहाँ कर्क रेखा पर पड़ी, अब ऐसे घूम के जाएगी तो फिर से कहाँ पड़ने लग जाएंगी, फिर से इसकी इक्वेटर पर पड़ने लग जाएंगी, और इक्वेटर पर पड़ने की वजह से फिर से विषुव होगा। यानी कि 22 सितंबर के दिन क्या होगा, फिर से पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि समान होगी। तो हमारे एक साल में 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 2 विषुव होते हैं, जिस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात
बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक अंतर आ जाएगा, इस विषुव से इस विषुव पे यानी कि दोनों इक्विनॉक्सेस के बीच में अंतर ये आ जाएगा कि पहले हमारा उत्तरी गोलार्ध प्रकाशमान था, पहले यहाँ पर रोशनी थी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, रात थी। लेकिन जब यहाँ मोशन करके आई अर्थ, तो अब देखो इस पार्ट में सन की रेज ज्यादा पड़ेगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अब की बारी दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा बेटा, अब की बार उत्तरी गोलार्ध में रात होगी। समझ में आ गया। पहले 6 महीने यानी कि 21 मार्च से लेकर के 22 सितंबर तक दक्षिणी गोलार्ध पर रात होगी, उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा, और 22 सितंबर से लेकर के वापस फिर 21 मार्च तक क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में रात होगी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसी का उल्टा ले लो, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु थी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, है ना, सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि शिशिर ऋतु शुरू हो जाएगी, शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अब मोशन करते हुए अर्थ जो है यहाँ आएगी 22 दिसंबर के दिन, है ना, अर्थ मोशन करते हुए 22 दिसंबर के दिन यहाँ आएगी, तो क्या इफेक्ट होगा उससे, ये देखिए हमने ऐसे अर्थ बना ली, ये होके हमारी इक्वेटर, ये होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी, यानी कि मकर रेखा पर पड़ेंगी, और मकर रेखा पर पड़ने की वजह से यहाँ क्या होगा, ये पार्ट बहुत ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेगा और ये पार्ट क्या रहेगा, ये पार्ट ठंडा रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने में क्या होता है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में भयंकर सर्दी पड़ती है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भयंकर गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सर्दी में क्रिसमस मनाया जाता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी, और गर्मी होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाते हैं वो गर्मियों में मनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर से ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन रहेगा अभी भी, और उत्तरी गोलार्ध में अभी भी क्या रहेगा, रात रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कैसे दिन की अवधि में अंतर आया, किस तरह से दिन बड़े और छोटे होने लगे, और किस तरह से क्या कहते हैं, किस तरह से ऋतुओं में परिवर्तन हुआ, सीजन्स में किस तरह से चेंज हुआ, दिन रात की अवधि में अंतर आने लगा, और क्या होने लगा, सर्दी गर्मी हमने देखा कैसे कैसे पड़ रही है ना। तो इस तरह से हमने अपना ये दोनों बातें भी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी हमने इसके माध्यम से समझ लिया, ठीक है। अच्छा, इस 22 दिसंबर के दिन को, जैसे इसको 21 जून को हम ग्रीष्म अयनांत कहते थे, 22 दिसंबर के दिन को हम लोग शीत अयनांत कहते हैं, शीत अयनांत या फिर विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट अर्थ रिवॉल्यूशन, कि अर्थ जो रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड, तो उससे क्या क्या घटनाएं किस किस तरह से होती हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, है ना। अब हमने क्या देख लिया, अर्थ की रोटेशन हमने पिछली बार में देख ली थी कि रोटेशन से क्या क्या अंतर पड़े, क्या क्या घटनाएं परिघटनाएं हुई, और हमने ये देख लिया कि अर्थ के रिवॉल्यूशन से क्या क्या घटनाएं होती हैं और उस पर उसका हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हमने अर्थ का रिवॉल्यूशन देख लिया, अब हम देखेंगे कि ग्रहण कैसे पड़ते हैं, है ना, एक्लिप्स कैसे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य ग्रहण। तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए जब एक मतलब सन है हमारा, जो अर्थ को और सारे प्लैनेट्स को क्या दे रहा है, ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जब सूर्य का प्रकाश हम तक ना पहुंच पाए, जब सूर्य का प्रकाश हम तक ना पहुंच पाए, तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। यानी कि मान लीजिए सूर्य है यहाँ पर और ये सन है और ये हमारी अर्थ है, लेकिन अर्थ तक सन की जो हीट और लाइट है, ये क्या हो रही है, ये सन अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही, क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बीच में क्या आ जा रहा है, बीच में चंद्रमा आ जा रहा है। तो समझ में आ गई बात, जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को ही हम युति कहते हैं, इस स्थिति को हम युति कहते हैं। और इसी दिन क्या होता है, हम सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स के रूप में इसको हम जानते हैं। अच्छा देखिए, ये कब होगा, ये होगा फुल मून के ये होगा न्यू मून के दिन। हमेशा जो भी सूर्य ग्रहण होंगे वो किस दिन होंगे, अमावस्या के दिन ही होंगे। लेकिन हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ऐसा जरूरी नहीं है। पूरे साल में लगभग 5 सूर्य ग्रहण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, जब चंद्रमा
और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम युति कहते हैं। और युति की संभावनाएं कब बनती हैं? अमावस्या के दिन बनती है। हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होगा, ये बात 100% सही है। इस स्थिति को हम क्या कह देते हैं? युति कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब चंद्रमा सूर्य को चंद्रमा ने ढक लिया है, अगर इसका एक छोटा सा पार्ट ढका है, थोड़ा सा पार्ट ढका है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। कैसा? आंशिक, यानी कि पार्शियल सूर्य ग्रहण। लेकिन अगर यही मून इसको कंप्लीटली ढक ले, मान लो ये सन है, इसको मून कंप्लीटली ढक ले, तो पूरा तो नहीं ढक पाएगा, तो इसके बाहर वाला जो स्पिक्यूलस वाला, सन के स्पिक्यूलस वाला पार्ट जो हमें दिखाई देगा, ये जो हिस्सा बाहर वाला दिखाई देगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और सूर्य ग्रहण का जो समय है वो कितना होता है बेटा? वो 2 मिनट से लेकर के कितना हो सकता है? अधिकतम 7 मिनट तक का, 7 मिनट 40 सेकंड तक का अधिकतम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और ये जो स्थिति बनती है, इसका जो कोरोना वाला पार्ट हमें सन का दिखाई देता है, इस स्थिति को हम लोग डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग, क्योंकि बहुत चमकीला एक छल्ला सा हमें सन के बाहर दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? डायमंड रिंग कह देते हैं। तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और सिर्फ बाहर वाला कोरोना पार्ट दिखाई दे, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? डायमंड रिंग कह देते हैं। ठीक है, समझ आया आपको सूर्य ग्रहण? अब देखिए हम चंद्र ग्रहण देखेंगे। अभी सूर्य की किरणें नहीं पृथ्वी में पड़ पा रही थी, तो हमने क्या कह दिया था? उसको सूर्य ग्रहण कह दिया था। अब अगर चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा को खुद का तो है नहीं, सूर्य से लेके रिफ्लेक्ट करता है वो पृथ्वी तक, लेकिन अगर सपोज वो सन की तरफ अपने प्रकाश को रिफ्लेक्ट ना कर पाए, तो क्या होगा? तो चंद्र ग्रहण होगा, है ना? तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। मान लीजिए ये सन है हमारा, और ये है मून। ये क्या कर रहा है? इससे ले रहा है उष्मा और प्रकाश और रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ? हमारी पृथ्वी की तरफ। यहाँ पृथ्वी होती तो ये इससे लेता और इस पे रिफ्लेक्ट कर देता। लेकिन अगर ये पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाए, अगर यही अर्थ इन दोनों के बीच में आ जाए, तो क्या होगा? सन जो लाइट इसको देता है और ये अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है, अब ये रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा, यानी कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो हम इस स्थिति को क्या कह देंगे? चंद्र ग्रहण कह देंगे। मतलब जो प्लैनेट, मतलब जो सेलेस्टियल बॉडी हमें दिखाई नहीं दे, उसी का ग्रहण हो जाता है। जब हमें सन नहीं दिख रहा था तो हमने उसको सूर्य ग्रहण कह दिया था। अब हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी छाया, इसकी पृथ्वी की छाया इस पर पड़ गई, पृथ्वी ने इसको, सन को ढक लिया और ये सूर्य से प्रकाश लेकर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, इस वजह से चंद्रमा हमें नहीं दिख रहा है। अब चंद्रमा हमें नहीं दिख रहा, इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होगा, है ना? पूर्णिमा दिन, यानी कि फुल मून डे के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ऐसा जरूरी नहीं है। साल में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण और 5 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, अब जो अगर एक महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाए, अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं? इस घटना को हम, जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी, अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा है और जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसको हम सुपर मून कहते हैं। उस दिन चंद्रमा बहुत चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून के दिन चमकीला जो है वो 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा। बड़ा और 30% ज्यादा कैसा दिखेगा? चमकीला दिखेगा। इसी घटना को बेटा हम लोग क्या कह देते हैं? इस घटना को हम लोग सुपर मून की घटना कह देते हैं। फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सुपर मून क्या है, ब्लड मून क्या है ना? तो ब्लड मून भी बता देती हूँ। जब सन और जब मून और अर्थ की दूरी इतनी कम हो जाए और पृथ्वी की जो छाया है, अर्थ की जो छाया है, ये किस पे पड़ जाए? चंद्रमा पर पड़ने लगे। अब की बार अर्थ बीच में नहीं आएगी, अर्थ ऐसी जगह आएगी कि अर्थ की जो छाया है वो इस पे पड़ने लग जाएगी। तो जो सन का रिफ्लेक्शन आएगा ना, वो अर्थ का जो वायुमंडल है उससे होता हुआ, उससे रिफ्लेक्ट होता हुआ मून तक जाएगा। तो क्या होगा? मून और भी ज्यादा चमकीला दिखने लगेगा, बहुत चमकीला और रेड कलर का दिखेगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस घटना को हम लोग ब्लड मून बोल देते हैं। यानी कि
जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो सन से जो लाइट आती है वो अर्थ से टकरा करके चंद्रमा पर पड़ेगी, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा चमकीला और रेड कलर का दिखाई देगा, और बहुत पास भी होना चाहिए। इसलिए इस स्थिति में चंद्रमा बहुत पास होना चाहिए, तो ये बहुत पास चमकीला और रेड कलर का दिखाई देगा, इसी को हम लोग ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, तो समझ आया, सुपर मून, ब्लड मून। अब देखिए हमने क्या देख लिया, अर्थ की रिवॉल्यूशन देख ली, हमने सूर्य ग्रहण देख लिया और हमने चंद्र ग्रहण भी देख लिया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम देखेंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में देख लिया, अब हम देखेंगे कि ज्वार भाटा कैसे आता है। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, वाटर बॉडीज में जो लहरें उठती हैं सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से समुद्र में महासागरीय धाराओं में जो ऊंची धाराएं उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। लेकिन ज्वार भाटा कब आता है और इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है और कैसे होती है, ये सब हम समझेंगे। देखिए ज्वार भाटा कब आता है, ज्वार भाटा देखिए जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे। मान लीजिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, एक सीधी लाइन में होंगे, तो क्या होगा, ज्वार आएंगे। तो ज्वार सबसे बड़े ज्वार आएंगे, सबसे ऊंचे या सबसे बड़े ज्वार आएंगे। क्यों आएंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे, तो जब अर्थ इनके चारों तरफ रिवॉल्यूशन सन की तरफ करेगी तो क्या होगा, ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, तो क्या होगा, ज्वार भाटे जो है वो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ऊंचे ज्वार आएंगे। और ये स्थिति किस दिन बनेगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में किस दिन होते हैं, या तो अमावस्या के दिन होते हैं या फिर पूर्णिमा के दिन होते हैं, या अमावस्या को या फिर पूर्णिमा को। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ, वैसे हम प्रैक्टिकली देखें तो सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं कनाडा में फंडी की खाड़ी में। कहाँ आते हैं, कनाडा की फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार आने का कारण क्या है, ये जो फंडी बे ऑफ फंडी है ये बहुत सक्रिय है, तो जब तेजी से इसमें पानी आता है तो पानी का उछाल बहुत ऊंचा उठ जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कनाडा की फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अब देखिए ये तो हो गई सबसे ऊंचे सबसे बड़े ज्वार की बात। अब जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य इस तरह से हों, यानी कि एक दूसरे से समकोण पे हों, तो क्या होगा, एक का अट्रैक्शन, ये अर्थ है, ये हमारी मून, ये मून है, ये सन है, क्या होगा, एक का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, एक का यहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में लगने की वजह से सबसे छोटे ज्वार आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, सबसे छोटे ज्वार आएंगे, छोटे ज्वार आएंगे, और वो भी कैसे आएंगे, वो कब आएंगे, ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी तिथि को आएंगे। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इस तरह के ज्वार आएंगे। तब क्या होता है, तब सन, मून और अर्थ तीनों एक समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है तो छोटे ज्वार आएंगे। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है ऐसा, तब सबसे छोटे ज्वार आते हैं। और सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं, अमावस्या को और पूर्णिमा को। और देखिए ये जो सबसे छोटे ज्वार है, इसमें से हम एक कह सकते हैं गुजरात में एक ओखा तट है। ठीक है, गुजरात के ओखा तट पर सबसे छोटे ज्वार आते हैं, जिनकी ऊंचाई केवल 2.7 मीटर ही होती है। तो सबसे छोटे ज्वार कहाँ आते हैं, गुजरात में आते हैं। ठीक है, तो अच्छा, और ज्वार भाटों पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा हमारी पृथ्वी से बहुत पास में है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए ज्वार आते हैं तो ज्वार के कुछ प्रकार भी होते हैं। ज्वार कितने तरीके के होते हैं, पहला तो होता है भूमध्य रेखीय ज्वार। कैसा होता है, भूमध्य रेखीय ज्वार। जो ज्वार भूमध्य रेखा पर आते हैं, भूमध्य रेखा पर जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें जो ज्वार आते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, भूमध्य रेखीय ज्वार कह देते हैं। दूसरे होते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार ऐसे ज्वार होते हैं यानी कि एक दिन में जो ज्वार और भाटा आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, जो एक ही दिन में निश्चित समय अंतराल के बाद आता है। और कितने समय के बाद आता है, ये आता है 24 घंटे और 52 मिनट के बाद। हाँ, 24 घंटे 52 मिनट के बाद जो ज्वार और भाटा आता है एक दिन में
उसी को हम क्या कह देते हैं, दैनिक ज्वार कह देते हैं। रोज आता है जो, इस तरह के ज्वार कहाँ आते हैं ज़्यादातर, इस तरह के ज्वार मैक्सिको में आते हैं, ठीक है। दैनिक ज्वार जो है वो ज़्यादातर मैक्सिको में आते हैं। अब देखिए मैक्सिको में आने वाले जो ज्वार होते हैं उन्हीं को हम दैनिक ज्वार कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है ऐसे ज्वार जब एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धदैनिक ज्वार। जहाँ पर एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है उसको हम अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितने देर के बाद होती है, 12 घंटे और 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट के बाद एक ज्वार और एक भाटा आता है और अगले 12 घंटों में फिर एक ज्वार और एक भाटा, यानी कि जो दैनिक ज्वार भाटे होते हैं वो 24 घंटे 52 मिनट उनकी अवधि होती है और जो अर्धदैनिक ज्वार होते हैं उनकी अवधि 12 घंटे और 26 मिनट की होती है, ठीक है। तो भूमध्यरेखीय ज्वार हो गए, दैनिक ज्वार हो गए, अर्धदैनिक ज्वार हो गए। और ये अर्धदैनिक ज्वार ज्यादातर कहाँ आते हैं, ये आते हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ आते हैं बेटा, अटलांटिक महासागर में इस तरह के ज्वार देखे जा सकते हैं। इसके अलावा होते हैं मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार किसको कहते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटों की ऊंचाई जो है अनियमित हो, कभी भी कितनी भी आए जा रही है, ठीक है। कभी ऊंचे आ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के ज्वार भाटों को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वार कहते हैं। और इनमें जरूरी नहीं है कि जितनी ऊंचाई तक पानी गया है उतनी ऊंचाई तक, मतलब ज्वार की ऊंचाई जितनी है भाटे की भी उतनी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये था ओवरऑल हमारे ज्वार भाटे के बारे में। एक बार की बात है, मैं भी मुंबई गई थी तो बहुत पहले जब मुझे ये सब जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं था तो मैं बीच पे गई। मैं पहले सुबह गई, पहले दिन 9 बजे के आसपास। तो पानी मतलब जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं बीचेस पे उतरने के लिए, तो थोड़ा सा ही बीच दिख रहा था, वहाँ तक पानी था। नेक्स्ट डे मैं शाम को गई तो क्या हुआ, पानी बहुत पीछे, कम से कम 2-3 मीटर पीछे चला गया। तो 2-3 मीटर पीछे मैं देख करके सरप्राइज हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे लगा कि लगता है सुनामी आने वाला है, क्योंकि उसी टाइम 2006 के आसपास सुनामी आया था। तब इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि जब सुनामी आता है तो पानी पीछे लौट जाता है। बाद में पता चला कि ये क्या होते हैं, ये इस तरह के ज्योग्राफिकल फेनोमेना यानी कि ज्वार और भाटा होते हैं। ज्वार में पानी आगे आ जाता है और भाटे में पीछे से लौट जाता है। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी आपको टॉपिक में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। उनके मैं 100% अपनी तरफ से मतलब अच्छे आंसर्स देने की कोशिश करूँगी, ईजी वे में देने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एनर्जी सेव करते रहिए, एनवायरनमेंट सेव करिए। बाय।